रह रही हूँ। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जो काफी अरसे से चला आ रहा है, ये एक टेक्निक, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर टेक्निक आगे जाती जा रही है और साइंस ने तरक्की कर ली है, तो हेयर ट्रांसप्लांट में भी कुछ चेंजेस आई हैं? हाँ, सबसे लोग पहले इतना टर्की क्यों जाते हैं कराने? देखिए, टर्की इज मदर ऑफ यूरोप, बाकी कुछ भी नहीं है। टर्की के अंदर अगर अच्छे क्लिनिक्स हैं तो वो PKR में अगर आप उसको मतलब कन्वर्ट करें तो 25 लाख 30 लाख ये पे करते हैं ना। यूरोपियन पेशेंट्स क्या, यूरोपियन यूनियन वाले क्या करते हैं कि इंस्टेड वो अपने कंट्रीज में अगर कनाडा है, UK, US में अगर वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो 40 लाख, मोर और लेस 40 लाख। अच्छा, तो क्या करते हैं? पैसे बचाने के लिए वो टर्की में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी जाते हैं। अब मसला मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से जो जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैं टर्की जा रहा हूँ। वो ये नहीं कहते मैं इस क्लिनिक पे जा रहा हूँ या उस क्लिनिक पे जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ वेकेशन पे। हाँ, वो कह रहा है मैं टर्की जा रहा हूँ। अब टर्की में भी स्कैम है, ऐसा नहीं है। टर्की में अच्छे क्लिनिक्स पे वो नहीं जाते, फिर वो 7-7, 8-8 लाख रुपए के ट्रांसप्लांट्स करवाते, देन इसके बाद वो वापस पाकिस्तान आते हैं कि कहते हैं कि यार हमारा अच्छा ट्रांसप्लांट नहीं हुई, मेंटेनेंस नहीं हुई। तो बिफोर एंड आफ्टर बड़ा डिफरेंस होता है ट्रांसप्लांट के? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम भी हैं और काफ़ी और भी क्लिनिक्स हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं, और हम जैसे हम हैं और भी डॉक्टर्स हैं टर्की की ही टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या हर कोई करा सकता है ये ट्रांसप्लांट, या उसकी भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह? हाँ, जैसे हाँ। अब जैसे जिसको कार्डियक डिजीजेज हैं, जिसका कैबेज वगैरह हुआ है, फॉर एग्जांपल ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह हुई है, शुगर है, अगर डायबिटिक पेशेंट है। अच्छा, डायबिटीज से मैंने भी किसी ने भी नहीं सुना होगा सर कट गया, उससे सिर्फ ये होता है हीलिंग स्लो होती है। डायबिटिक पेशेंट के भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। अच्छा, आफ्टर पोस्ट ऑप मतलब आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद आप ख्याल रखें, एहतियात करें, कुछ भी नहीं होगा। तो पेशेंट्स का मसला पता है क्या है, आजकल यहाँ पे थोड़ी सी जो ना अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, अगर आप एहतियात करें, जो हम बताते हैं, जो आप एंटीबायोटिक्स यूज करें, कुछ भी नहीं होगा। और अल्टीमेटली हम कितने दिन लगते हैं ये थोड़ा सा बताएं? जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट कराना है, एक तो आप कहाँ से उसके बाल उड़ाएंगे, कितने दिन उसको ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ेगी, ये बता दें। अब इतना नॉन इन्वेजिव हो गया और इतना ईजी हो गया है कि अगर इंडोर वर्क है ना, इंडोर पेशेंट इंडोर वर्क करता है, एटलीस्ट 3 दिन के लिए रेस्ट करे वो बस। 3 दिन के बाद सर्जिकल कैप पहन के वो जाए। अल्टीमेटली हमने एक यहाँ पे प्रोटोकॉल रखा हुआ है मेडिकेटेड हेड वॉशेस का। आफ्टर ट्रांसप्लांट पेशेंट को हम कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट 10 डेज या 10 डेज तक हमारे साथ कमिटेड रहोगे। अच्छा, हम आपका हेड वॉश खुद करेंगे, मेडिकेटेड हेड वॉशेस, ताकि इन सॉर्ट ऑफ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हमारी आंखों के आगे आ जाए। किसी का अच्छा रिजल्ट आता है, किसी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इसमें क्या वजूहात? अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, किसी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस डिफरेंट होते हैं, किसी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो आप उनको कोई मेडिकेशन देते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए? मेडिकेशन नहीं देते, इंस्टेड मेडिसिन से बेहतर है अभी रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसके अंदर PRPs हैं, एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो आप कहते हैं मेंटेनेंस के लिए। वो हम बताते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट्स भी लें तो उससे अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं। बट इस बात पे ईमान ले आए कि जो अल्लाह पाक ने हमें जड़ दी है, जिसे हम यूटिलाइज करके आगे लगा रहे हैं, इसमें से बाल आना ही आना है। अब मसला आता है यहाँ पे, पेशेंट कहते हैं हमें घनेपन वाला ट्रांसप्लांट चाहिए। तो उनके घनेपन वाले होगा नहीं तो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इसमें ना थोड़ा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का बड़ा डिफरेंट एक सिनेरियो है। ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल, अगर ये भाई हैं, इनसे उधार ले लें, दूसरा भाई नहीं हो सकता, जैसे किडनी विडनी का होता है ना, बाकी उसके लिए फिर ना लाइफ टाइम मेडिकेशंस पेशेंट्स ले रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें हम ये नहीं कर सकते। आपके अपना ही डोनर साइड है, दिस इज द डोनर साइड फर्स्ट, बियर्ड और चेस्ट सेकेंडरी डोनर्स हैं। हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रंटल लोब पे जहाँ भी हमें इम्प्लांट करने होते हैं वो हम कर देते हैं। तो उससे अच्छे, अब इसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि वो जड़ नहीं होती जिसमें सिर्फ एक बाल हो। अच्छा, डिफरेंट होती हैं जिसमें 2, 3, 4 बालों वाली जड़ होती है। तो अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया कि डेंसिटी वर्क करो, डेंसिटी वर्क करो, डेंसिटी यानी घनेपन। अल्टीमेटली मैं भी डेंसिटी वर्क करता हूँ, बट उसकी जो जड़ है ना, उसको कैसे अलाइन करना है। टाइम कितना लगेगा बाल आने में? 1 साल, मोर और लेस। 1 साल, मोर और लेस 1 साल। बिफोर एंड आफ्टर आपका 1 साल में डिफरेंस आएगा? हाँ, 1 साल में डिफरेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आपके बाल आ जाते हैं तो वो क्या गारंटी है कि वो कब तक रहेंगे? अच्छा, देखें 5 to 15 ईयर्स में 5 to 15% कम होते हैं। अच्छा। वो लोग जो मुझे कहते हैं कि हमारे बाल गिर जाते हैं, बड़ा सोशल मीडिया पे एक लोग बाल गिर जाते हैं। देखें, अल्लाह की ज़ात के अलावा है ना इस दुनिया में, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर चीज़ टेम्पररी है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम PRPs वगैरह कहते हैं, तो वो हेयर लॉस कम रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिसने एक दफ़ा ट्रांसप्लांट कराया है और उसको लग रहा है कुछ अरसे बाद बाल गिर गए, क्या वो दोबारा इस सर्जरी को रिपीट कर सकता है? 3 टाइम्स वो रिपीट कर सकता है। ठीक है। तो मेरी नेचर होती है कि अगर किसी का एरिया ज़्यादा है, गंजपन ज़्यादा है उसकी,
और उसका डोनर मतलब पीछे बाल कम है, तो मैं उसे फर्स्ट सेशन में फुल हेड नहीं कवर करता। अच्छा, इंस्टेड स्पेसेस के साथ उसका हेड कवर करेंगे तो मतलब रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ट्रांसप्लांट के बाद क्या आप उन बालों को डाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर? कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, कुछ भी नेचुरल मैकेनिज्म है ना, नेचुरल आपकी हेयर कोई लिमिटेशन होती है कि बाल कहाँ तक बढ़ता है? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, कोई लिमिटेशन तो आदमियों में कोई मैंने नेचुरल ग्रोथ है, कट कर आते रहते होंगे। नेचुरल ग्रोथ है। अगर उसने किसी ने ग्रो करना है बाल को तो ग्रो करे, शॉर्ट रखना है तो शॉर्ट रखे, बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ज्यादातर शॉर्ट रखा जाए या ग्रो करें? देखिए, अब इसमें ना बंदे की खुद की है वेलबींग कि वो क्या चाहता है। बड़े बाल किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को छोटे। अब जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि यार शॉर्ट हेयर्स होने चाहिए, पर्सनैलिटी बेहतर लगती है। हाँ, खवातीन अक्सर हेयर लाइन ट्रांसप्लांट्स कराती हैं। उसका ट्रेंड बताएं क्या है? बहुत सारी खवातीन के आगे से बाल होता है ना, बचपन से चुटिया खींच के बनाइए तो एक सर्टेन प्रीमेच्योर एजिंग जैसे होने लगती है आपके बालों की। वर्कआउट्स में भी, वर्कआउट से हेयर लॉस होता है। ये जो फॉर इंस्टेंस मैं हर वक्त मेरा बाल पोनी में होते हैं, तो यहाँ से खींचते हैं तो जाहिर है फिर वो बाल कम हो जाता है। हेयर फॉलिकल की लाइफ प्रेशर एलोपेशिया। और जो लोग नकाब भी लेते हैं उनका भी ये जो हेयर लाइन होता है वो रिसीड हो जाती है। एग्जैक्टली। तो क्या खवातीन करवा सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, खवातीन का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है और होता भी है, हमने किए भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और लेकिन मैं एक बात वही डॉक्टर, आई मीन ही इज माशाल्लाह एक्सप्लेनिंग रियली वेल, बट आई विल आल्सो एक्सप्लेन अनदर थिंग जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात जैसा कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जो उन्होंने बोला एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, सो जो दुनिया का बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है ना, वो पूरे इस एरिया के अंदर अगर लगा सकते हैं ना एक सेशन में, तो मैक्सिमम 12,000 ग्राफ्ट लगा सकते हैं अगर बहुत ही चैंपियन हो। यस, पूरे इसमें, राइट, पूरे सर में इस एरिया में अगर बहुत ही चैंपियन, ठीक है ना। ओके। अल्लाह ताला ने सिर्फ इस वर्टेक्स के एरिया में 70,000 फॉलिकल्स डाले। अल्लाह, बड़े से बड़ा सर्जन इस पूरे एरिया में 12,000 लगा दे, वो बताएंगे तो बहुत बड़ा चैंपियन है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इतने से एरिया में 70,000 फॉलिकल्स रखे हैं। तो अल्लाह, तो जो डेंसिटी वर्क की बात कर रहे हैं, सो इसीलिए फ्रंट ऑफ द हेयर लाइन पे जब आप लगाते हैं तो लगा तो देते हैं, बट वो नेचुरलनेस आना बहुत अच्छा, नेचुरल के लिए भी एक बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो है। मतलब सिर्फ इम्प्लांटेशन नहीं होती, नेचुरल के लिए कट एजेस देना अलोंग विद दिस फ्रंटल जो लाइन होती है हेयर लाइन, वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं 2 या 3 बालों वाले फॉलिकल्स लगा देते हैं, जड़ को लगा देते हैं। मैं ये प्रैक्टिस नहीं करवाता। मैं कहता हूँ सिंगल्स लगाओ ताकि थोड़ा सी थ्रू हो और फिर इसके बाद लगाएं आपने। नहीं, अपने कहीं लगाएं। मेरे खानदान में अल्लाह ही कर सकता है। ये काम से वाकई में।